स्टूडेंट हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस। अब क्योंकि हम एसी स्टेडी स्टेट एनालिसिस पढ़ रहे हैं और एसी स्टेडी स्टेट एनालिसिस में जब साइनसॉइडल सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो इंडक्टर और कैपेसिटर फ्लो होने वाली करंट को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं, यूँ कह लें, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, या इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओवरऑल इनको हम नाम देते हैं इम्पीडेंस का, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस था अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, इस तरह एसी सर्किट में उसका जो इक्वल है वो है इम्पीडेंस। जी से इसको शो करते हैं, जी इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। एक्स इज रिएक्टेंस, आर इज रेजिस्टेंस। तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जी फेजर वी ओवर फेजर आई का रिलेशन है। तो वी एम थीटा वी ओवर आई एम थीटा आई और वी एम ओवर आई एम इंटू थीटा वी माइनस थीटा आई। तो मल्टीप्लिकेशन में एंगल ऐड होते हैं, डिवीजन में एंगल सब्ट्रैक्ट होते हैं। नीचे वाला एंगल ऊपर वाले एंगल से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये दोनों पोलर फॉर्म्स। और इस एंगल को थीटा वी माइनस थीटा आई को हम थीटा जी या एंगल ऑफ इम्पीडेंस भी कहते हैं। तो जी इक्वल हो गया वी ओवर वी एम ओवर आई एम थीटा जी, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो जी भी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी। अब रिएक्टेंस जो है ये टोटली डिपेंड कर रही होती है कि जो एसी सिग्नल अप्लाई किया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी के लिहाज से रिएक्टेंसेस चेंज होती रहती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे सर्किट में। पहले हम इसको देखते हैं, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ जी थीटा जी, इम्पीडेंस और एंगल ऑफ इम्पीडेंस, और जी थीटा जी इक्वल होता है आर प्लस जी एक्स की, ठीक है। ये इसकी पोलर फॉर्म है, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। पोलर फॉर्म से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से पोलर में कैसे आते हैं आपको पता होगा, दोबारा से भी देख लेते हैं। अगर पोलर फॉर्म गिवन है और हम कार्टेशियन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो आर कैसे आती है पोलर फॉर्म से? जी कॉज ऑफ थीटा जी, और एक्स कैसे आती है? जी मैग्नीट्यूड है ये, साइन ऑफ थीटा। इसी तरह अगर कार्टेशियन फॉर्म है, इससे पोलर फॉर्म में जाना है आपने, तो जी कैसे आएगा? जी सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा कैसे आएगा? थीटा जी आएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर आर, ठीक है। तो आप
इस फॉर्म से इस फॉर्म में और इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्जन कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म, ये है कार्टेशियन फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ हो, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ हो तो Z रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। जो आपकी इम्पीडेंस है अगर सिर्फ रेजिस्टर है सर्किट में तो Z विल बी इक्वल टू R। अगर इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में सिर्फ तो Z j ओमेगा L के इक्वल होगी, जिसको आप इंडक्टिव रिएक्टेंस या JXL भी कहेंगे। और इसको और लिखने का तरीका क्या है, ओमेगा L एंगल 90, मैंने आपको पहले भी बताया J एंगल 90 का शिफ्ट है। और अगर इसका आप मैग्नीट्यूड ले लें तो ये बनता है ओमेगा। इसी तरह अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है तो Z 1/j ओमेगा C के इक्वल होगा, जिसको आप इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहते हैं, और 1/ओमेगा C एंगल 90 और 1/ओमेगा C। -1/ओमेगा C, क्योंकि मैग्नीट्यूड में एंगल ऊपर जाके -90 हो जाएगा। ठीक है, माइनस अगर आप बाहर लें तो 90 वैसे ही रहेगा, और मैग्नीट्यूड में सिर्फ ऐसे बनता है। तो रेजिस्टर के केस में Z R के इक्वल होगा, इंडक्टर के केस में Z j ओमेगा होगा, कैपेसिटर सिर्फ सर्किट में तो Z विल बी इक्वल टू 1/j ओमेगा C। ठीक है, और इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो j ओमेगा L में जब आप इंडक्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा आपको पता है जो कि नॉर्मली गिवन होता है 377 T या इस तरह फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, या ओमेगा डायरेक्टली गिवन होता है, तो आप किसी भी इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या आप किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि इनकी यूनिट, क्योंकि ये दोनों रेशियो ऑफ V/I हैं, तो इनकी यूनिट ओम होती है। क्योंकि ये दोनों रेशियो ऑफ V/I हैं तो इनकी यूनिट ओम होती है। ठीक है, तो आप इंडक्टेंस को जब रिएक्टेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं, कैपेसिटर को जब रिएक्टेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो वो फिर एज ए इम्पीडेंस बिहेव करता है। जब वो एज ए इम्पीडेंस बिहेव करता है तो फिर वो सारे रिलेशन भी फॉलो करेगा, जैसे कि V = IR। नॉर्मली वोल्टेज ऑफ इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। लेकिन अगर आपने इंडक्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस की फॉर्म में लिख लिया हुआ है तो फिर वोल्टेज ऑफ इंडक्टर क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस इनटू करंट पासिंग थ्रू इट, I × Z, जो कि सिंपल ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो जब आप इंडक्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो एज ए, जैसे आप सिंपल सर्किट में रेजिस्टेंस होती थी, एज ए रेजिस्टर बिहेव करना शुरू होता है। तो फिर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर
बजाय इसके कि आप लिखें इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, आप लिख सकते हैं वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इज जे ओमेगा एल इनटू करंट पासिंग थ्रू दैट इंडक्टर। ठीक है, तो जे ओमेगा एल बेसिकली क्या है, इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर या इंडक्टर रिएक्टेंस। इसी तरह Z रेजिस्टर की तरह अगर सीरीज में लगा हुआ हो तो ऐड होता है रेजिस्टेंस की तरह, अगर पैरेलल में लगा हुआ हो तो रेसिप्रोकली ऐड होता है बिल्कुल रेजिस्टर्स की। ठीक है, तो इनको बिल्कुल वैसे ही डील करते हैं जैसे रेजिस्टर को डील करते हैं। मसला आपको कहाँ पे आएगा, मसला आपको आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, रियल नंबर के मुकाबले में। तो जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर्स थे एफएससी में उसको रिवाइज कीजिएगा, बुक में लिटरेचर गिवन है उसको देखिएगा। जनरल से मैंने बता दिया है कि कार्टेशियन टू पोलर, पोलर टू कार्टेशियन कैसे आपने ट्रांसफॉर्म करना है। तो इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होगी। तो एक एग्जांपल करते हैं इसकी। एग्जाम्पल में कह रहा है अगर इफ द फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, इफ एफ इज 60 हर्ट्ज, देन कंप्यूट द करंट IT। IT आपने फाइंड करना है। इफ द वोल्टेज सोर्सेज, इफ VT इज इक्वल टू 50 cos of omega t, 50 cos of omega t plus 30 degree volts. Finally calculate the equivalent impedance if the frequency is 400. ये पार्ट ए कह रहे हैं, पार्ट बी कहता है कि ZT आपने फाइंड करना है if F is 400 Hz। तो सर्किट जो गिवन है वो है सिंपल RLC सीरीज सर्किट है। R है 25 ओम, इंडक्टेंस है 20 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफैराड। और ये है VT हमें गिवन है दिस। तो हम इसको फेजर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो VT हमारा क्या हो जाएगा, 50 एंगल 30 डिग्री। इस तरफ आ जाए, ये है इंडक्टेंस को अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस में कन्वर्ट करना चाहें या इम्पीडेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो वो क्या होता है, इंडक्टर के केस में J ओमेगा L। तो ओमेगा कितना है, ओमेगा आ जाएगा F60 है यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F एंड इफ F इज 60 तो ओमेगा कितना बनता है 377 समथिंग। If F is 60 ओमेगा बनता है 180 और 150 टाइम्स 3.14 कितना बनता है 2 पाई इंटू 60 376.9 ओमेगा इज 377। तो Z क्या हो जाएगा J ओमेगा L
J 377 L is 20 मिली, क्या बनता है 20 मिली to 377 7.53 J 7.53 7.53, तो इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई J 7.5। इसी तरह कैपेसिटर के केस में क्या होता है, Z इसके इक्वल होता है 1/J ओमेगा C और 1/J 377 C is 50 माइक्रो। इम्पीडेंस इसकी कितनी आएगी, 53.05 ओम्स। तो अब हमने इंडक्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस या इम्पीडेंस की फॉर्म में लिख लिया है, कैपेसिटेंस को भी इम्पीडेंस की फॉर्म में लिख लिया है। आज हमारा पहले ही रेजिस्टेंस गिवन है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है IT। तो फेजर आई पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि फेजर वोल्टेज लिखा है। तो फेजर आई इक्वल होगा फेजर वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस, क्योंकि सीरीज सर्किट है। तो टोटल इम्पीडेंस क्या होगी, ZT हमें पता है तीनों सीरीज में हैं, तो 25 प्लस J 7.5 3 प्लस J 53.05, तो ये क्या बनता है 25 plus 60.55 I J 60.5 J, ये आ गई हमारे पास टोटल इम्पीडेंस। अब ये है कार्टेशियन फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में अगर बता दें तो हम डायरेक्ट इसको V हमें पोलर फॉर्म में गिवन है 50 एंगल 30 और डिवाइडेड बाय 25 प्लस J 60.5 की पोलर फॉर्म है। अच्छा, ये माइनस के साथ होगी, ये माइनस भी होता है, ये 65.5, ये माइनस भी होता है, ठीक है। मान लो J ओमेगा C माइनस में आता है, ठीक है। तो ये फिर चेंज होगा, J 16 होगा 7.5 45.5 45 पॉइंट साइन 7 बोला 5, ठीक है। अब देखो कि 5 एंगल 30 डिवाइड बाय ये 51.93 51.9 और एंगल -61.2 -61.2, ये अगर आप इसको पोलर में कन्वर्ट कर दें तो ये फॉर्म बनती है। वैसे कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी हो जाता है, आप लोग कॉम्प्लेक्स मॉड में जाएं, सिंपल 50 एंगल 30 लिख के डिवाइड बाय 25 माइनस J 45.5 कर दें तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मॉड होता है कैलकुलेटर्स में, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि डिवीजन अगर आपने करनी है तो दोनों को पोलर फॉर्म में होना चाहिए। मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा, एंगल्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब ये -61.2 है तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाए, 30 प्लस 61.2 हो जाएगा, 50 डिवाइड बाय 51.93, तो ये बन जाता है 0.96 और एंगल 91.22, 30 प्लस 61 91.22 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास I फेजर। तो ID क्या होगा, ID हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास फेजर मौजूद हो तो हम लिख लेते हैं 0.96 मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ ओमेगा इज 377t प्लस एंगल इज 91.22 डिग्री। तो दिस इज IT, ठीक है।
मैग्नीट्यूड और फेस, बाकी cos थी ओमेगा टी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। दूसरा बी पार्ट कहा है, कहता है अगर f 400 हर्ट्ज हो फिर gt फाइंड करें। तो अगर f 400 हर्ट्ज है तो मैंने जैसे पहले कहा था कि रिएक्टेंसेस टोटली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही होती हैं, तो रिएक्टेंस चेंज हो जाएगी। तो अब j ओमेगा l किसके इक्वल होगी, j इंटू 2 पाई f60 की बजाय 400 और l इज 20 मिली। तो ये क्या बनती है बता, इसको आप इंडक्टिव रिएक्टेंस कह रहे हैं। 20 मिली into 400 50.24 और इसी तरह xc क्या होगा 1 over j omega is 370 sorry omega is unknown 2 pi into 400 and c is 50 माइक्रो। तो ये माइनस में आएगा, कितना आता है माइनस j 7.96 ओम्स। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं ओम्स में, तो अब ZT किसके इक्वल होगा, सीरीज सर्किट है 25 दिस इम्पीडेंस प्लस दिस इम्पीडेंस प्लस दिस इम्पीडेंस 25 प्लस j 50.24 माइनस j 7.96, ये होगा ZT जो कि बनता है 25 प्लस j 42.35। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सीरीज सर्किट था। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर f60 हर्ट्ज हो तो ID फाइंड करें। f60 हर्ट्ज की मदद से हमने इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर फाइंड कर ली, इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर फाइंड कर ली, और जो हमारी ओमेगा आई वो 377 बनी। ठीक है, फिर हमने इन तीनों इम्पीडेंसेस को ऐड कर लिया, तीनों इम्पीडेंसेस ऐड होकर ये बनी। फिर हमने फाइंड करना था IT, तो पहले हमने फेजर I फाइंड किया। फेजर I क्या था, फेजर वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। तो फेजर वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस से जो I हमारे पास आया 0.96 मैग्नीट्यूड और एंगल आया 91.22। तो हम फेजर फॉर्म से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जो है वो लिख सकते हैं, हमने वो फॉर्म लिख ली। तो ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में कहा उसने कि अगर फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज हो जाए तो फिर इम्पीडेंस फाइंड करें, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली जाए तो इनकी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंज हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टली वो ओमेगा पे डिपेंड कर रही है। तो 400 का मतलब है कि वो चेंज होगी, तो लिहाजा दोबारा से कैलकुलेट की JXL और JXC, और फिर क्योंकि ऑफकोर्स है तो तीनों सीरीज में थे, तीनों को ऐड किया तो जो जी टोटल बनी वो 25 प्लस j 42.31 बनी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट ये एक और क्वेश्चन है, सर्किट है आपके सामने, हमने फाइंड करना है I। तो चार ये ब्रांचेस हैं, आप इसमें पैरेलल में हैं और लकीली पहले से ये कन्वर्टेड हैं इम्पीडेंस की फॉर्म में। इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर माइनस J1 ओम गिवन है, इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर प्लस J2 ओम गिवन है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये 4 ओम है, हमने I फाइंड करना है। तो सिंपली यूजिंग ओम्स लॉ I किसके इक्वल होगा, I फेजर फॉर्म में इक्वल होगा V फेजर ओवर ZT। टोटल इम्पीडेंस अगर हम फाइंड करें, टोटल इम्पीडेंस में चार ब्रांचेस पैरेलल में लगेंगी। ठीक है, तो इन दो को सॉल्व कर लेते हैं और इन दो को आपस में पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं, फिर उनके रिजल्टेंट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो Z1 मैं कहता हूँ 2 ओम इंटू 4 ओम डिवाइडेड बाय 2 + 4 6, ये बनती है
8/6, क्योंकि 2 और 4 पैरेलल में ही है, इनको सॉल्व कर लें। 8/6 बनता है 4/3 ओम, ये आ गई Z1। दूसरा है Z2 में इंडक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो आपस में पैरेलल में है, इनको सॉल्व करता हूँ। ये इक्वल हो जाएगा J2 इंटू -J1 डिवाइड बाई J2 प्लस J1 विल बी J1। तो ये क्या हो गया, -J² 2 ओवर J1 और 2 ओवर J और -J2। Z2 is -J2। ठीक है, 2 और 4 को पैरेलली सॉल्व कर लिया, ZL और ZC को पैरेलली सॉल्व कर लिया, तो ये आया। जिसके 2 J2 प्लस J1 ठीक है। अब जो सिचुएशन बन गई है, Z2 और Z1 आपस में पैरेलल में है, इसका कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट भी आपस में पैरेलल में है, तो ZT क्या होगा, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। तो Z1 कितना है, 4/3 इंटू -J2 डिवाइड बाई 4/3 -J2 इज ZT। तो इसका आंसर क्या आता है, -8/3J डिवाइड बाई 4/3 -J2। अच्छा, अब इसको डायरेक्ट एक तरीका है कैलकुलेटर में सॉल्व करने का, कॉम्प्लेक्स मॉड में डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेटर में सॉल्व होगा। दूसरा ये टोटल है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो ये है 12/13 -8/13J, दिस इज ZT। तो अगर ये ZT है तो I किसके इक्वल है, V/ZT के। तो V हमारे पास कितना है, 10/∠20 डिवाइड बाय ZT 12/13 J 8/13। तो (10∠20) divided by the answer is कार्टेशियन में आता है ये I 5.337 5 प्लस J 7.2636। अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और थीटा में, ये बनता है 9.01 विद एंगल 53.69। ठीक है, पोलर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू पोलर, ये आपको आना चाहिए, वरना ये सारे काम कॉम्प्लेक्स मॉड में कैलकुलेटर में हो जाते हैं। बस आपको इसको लिखना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये लिखा है 10∠20, तो 10∠20 में आप कॉम्प्लेक्स, यहाँ से कॉम्प्लेक्स मॉड 2 सेलेक्ट करेंगे और लिखेंगे 10, शिफ्ट के साथ ये एंगल का बटन बना होता है, एंगल और 20 लिखेंगे
डिवाइडेड बाय 12/13 माइनस j 8/13। तो ये सिंपल आप पैरेंथेसिस में 12/13 माइनस j 8/13 लिखते हैं, इक्वल टू करेंगे तो आपको आंसर दे देगा। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मॉड में सॉल्व हो जाता है, लेकिन आपको कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मींस पोलर फॉर्म डिवीजन सिर्फ पोलर फॉर्म में हो सकती है, आप इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। एंगल कहाँ से आएगा, tan इनवर्स ऑफ 8 माइनस 8/13 डिवाइड बाय 12/13। ठीक है, तो वो पोलर फॉर्म आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ माइनस 8/13 ओवर 12/13, ये आ गया एंगल, और 12/13 स्क्वायर प्लस 8/13 स्क्वायर, ये आ गया मैग्नीट्यूड। तो ये पोलर फॉर्म आपस में सॉल्व होंगी, ये आपको पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, लेकिन ये सारा काम कैलकुलेटर पे बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आई आ गया वो आ गया 9.01 एंगल 53.69। बेसिकली आई हमने फाइंड करना था, तो बिल्कुल हमने वैसे ही सॉल्व किया जैसे 4 रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हों, क्योंकि सीरीज में 4 रेजिस्टर लगे हुए हों, हम उन्हें पैरेलली सॉल्व करते थे। इसको भी हमने पैरेलली सॉल्व किया, पहले इन दो ब्रांच को, फिर इन दो ब्रांच को, इन दोनों के रिजल्टेंट आपस में पैरेलल में थे, फिर उनको पैरेलली सॉल्व किया, तो हमारे पास टोटल इंपीडेंस ये आ गई। तो टोटल करंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस। तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस हमारे पास हमने किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 9.01 एंगल 53.6। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, हमने इसमें ZT फाइंड करना है। सारी रेजिस्टेंसेस और रिएक्टेंसेस गिवन है, या सारी इम्पीडेंसेस गिवन है। ये 3 ओम की इम्पीडेंस है, 2 की है, 5 की है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से कैपेसिटर है, उन्होंने गलती से इंडक्टर बना दिया, माइनस में नहीं आती वैल्यूज, तो आप जो भी है बात -J3 इसको लिखें। कैपेसिटेंस माइनस कैपेसिटर रिएक्टेंस -J3, J2 इसकी इम्पीडेंस, 4 इसकी इम्पीडेंस, J3 इसकी इम्पीडेंस। हमने ZT फाइंड। तो हमें ये पता है कि हम हमेशा अपोजिट साइड से स्टार्ट करते हैं। अपोजिट साइड में अगर हम देखें तो 4 J2 के सीरीज में है, और उसके बाद इन दोनों का सम J3 के पैरेलल में। तो इनको मैं एक डिफरेंट नाम दे देता हूँ। इस डॉटेड को मैं कहता हूँ Z1, ऊपर वाले डॉटेड को मैं कहता हूँ Z2, और फिलहाल Z1 और Z2 को देखा। तो Z1 किसके इक्वल हो जाएगा, Z1 होगा 4 प्लस J2 सीरीज में है, 4 प्लस J2 सीरीज में है, इनके पैरेलल में है -J3, ठीक है। 4 प्लस J2 के पैरेलल में है -J3। तो इसका आंसर क्या आता है Z1 का। इसी तरह Z2 है J3 और 4 पैरेलल में, ठीक है। तो 4 इंटू J3 डिवाइड बाय 4 प्लस J3, तो इन दोनों का आंसर इस वाले का आंसर है 1.44 प्लस 1.92 आई। इसका दूसरा है 1.44 प्लस 1.92 जे। तो पहले वाले के 2.11 है माइनस 2.47 जे। 4.27 2.47
ठीक है। अब Z1 और Z2 दोनों इनके रिजल्टेंट आ गए, Z2 इसका रिजल्टेंट और Z1 इसका रिजल्टेंट। अब Z1 सीरीज में है -j3 के, Z1 सीरीज में है -j3 के और Z2 सीरीज में है 2 ohms के, ठीक है। Z1 अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। Z1 Z2 -j3, this is Z1, Z2, this is 5, this is 2, this is 3। Z1 2 के सीरीज में है, Z2 -j3 के सीरीज में है और यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं ZT। तो इसको सॉल्व कर लें, ये क्या होगा सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में सॉल्व कर लें, इसको हम कहते हैं Z3, इस डॉटेड को हम कहते हैं Z3। Z2 सीरीज में है -j3 के, Z2 is 1.44 प्लस j1.92 माइनस j3, तो (1.44) प्लस j1.92 माइनस j3, ये पैरेलल में है -5 के, सॉरी -5 के नहीं, सिर्फ 5 के। इसी तरह 1.44 प्लस j1.92 माइनस j3 प्लस 5, ठीक है। इसको ऐड करके इसके साथ पैरेलल में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। Z2 माइनस j3 दोनों को ऐड करके 5 के साथ पैरेलल में भी सॉल्व कर दिया। इसका आंसर क्या आएगा, दूसरा है Z12 के सीरीज में, Z12 के सीरीज में है, इसको Z4 कह रहे हैं। Z4 किसके इक्वल हो जाएगा, Z4 is 2 plus Z1, 2 plus 2.11 4.11 minus j 2.47। और अब C4 Z3 के सीरीज में आ चुका है। Z3 क्या है, Z3 है 1.22 minus 0.63 j। ठीक है, तो अब Z3 Z4 के सीरीज में है, तो इन दोनों को ऐड कर दें, अगर उसको Z5 कह लें, Z5 is Z3 plus Z4 कितना है, 5.33 minus 3.1 j, 5.33 minus 3.10 j। 10 j। अब ये पैरेलल में है 3 के, इसको 3 के साथ पैरेलली सॉल्व कर लो। GT will be 3 into 5.33 2.05 minus 0.35 j। 2.05 minus minus 0.35 j। 2.05 minus
0.35J। अच्छा, CT से आंसर मैच तो नहीं कर रहा, बुक का आंसर है 1.95 प्लस J.29, लेकिन वो पॉसिबली इंडक्टर या कैपेसिटर की वजह से भी हो सकता है, या आप देख लीजिएगा, या हो सकता है कैलकुलेटर में जल्दी जल्दी वो कैलकुलेट करें तो कहीं पे मिस्टेक होगी हो। तो ये आंसर आना चाहिए, लेकिन प्रोसीजर ये ही होगा। एक दफ़ा दोबारा से सुन लें। 4J2 के सीरीज में है, 4 + J2 पैरेलल में है J3 के, इनको पैरेलली सॉल्व किया, जो भी आंसर आता है, ठीक है। इसके बाद J3 4 के पैरेलल में है, इनको पैरेलली सॉल्व किया तो Z1 और Z3 बन गए। फिर Z2 -J3 के सीरीज में था, उसको सॉल्व किया, Z1 2 के सीरीज में था, उसको सॉल्व किया, और फिर Z2 -J3 पैरेलल में था 5 के साथ, तो इनको सॉल्व कर लिया। फिर ये दोनों Z4 और Z5 आपस में, Z3 और Z4 आपस में सीरीज में आ गए, सीरीज में इनको ऐड किया, ये बना। फिर इनका जो फाइनल रिजल्टेंट था वो 3 के पैरेलल में आता था, उसको पैरेलली सॉल्व किया तो ये आंसर आया। तो हो सकता है कहीं पे मिस्टेक होगी हो, या ये वाली चीज़ भी हो सकती है, लेकिन प्रोसीजर इसी टाइप का होगा और आपने ध्यान से करना है, ठीक है। कैलकुलेटर ऐसे ले लें जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉड सॉल्व हो सकता हो, वरना इन क्वेश्चन पे आपका बहुत टाइम लग जाएगा। तो आई होप कि ये आपको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं। इन सब की यूनिट ओम्स है, तो जैसे रेजिस्टेंसेस आपस में सॉल्व होती थी सीरीज पैरेलल में, सेम वैसे ही इम्पीडेंसेस भी सॉल्व होंगे। ओके, फेजर डायग्राम हम पढ़ते हैं। फेजर डायग्राम कैसे होती है, अभी हमने ये देख लिया कि सारी क्वांटिटीज वोल्टेज और करंट फेजर की फॉर्म में है। अगर सोर्स साइनोसॉइडल हो तो उनको प्लॉट कैसे करते हैं, अभी पिछले एग्जांपल में हमने किया भी है, एक दफ़ा इसको डिटेल से दोबारा से प्लॉट करते हैं। तो ये सीरीज सर्किट है, इसमें आपने VS, VR, VL और VC फाइंड करना है बेसिकली, और रेजिस्टेंस 4 ओम है, इंडक्टेंस 15.92 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस है 1326 माइक्रोफैराड। तो अगर हमने VS, VR, VL और VC को फाइंड करना है, उनको प्लॉट करना है, तो पहले हम इनको फाइंड कर लेते हैं। VS की हमें वैल्यू गिवन है, VS इज 12√2 cos of 377t बिकॉज f इज 60 हर्ट्ज। तो दो काम करने हैं हमने, एक तो हम इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख लेते हैं VS की मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगी, सॉरी फेजर फॉर्म क्या होगी, 12√2 एंगल 90 डिग्री। दूसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या इंडक्टर की इंपीडेंस और कैपेसिटर की इंपीडेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इंडक्टर की इंपीडेंस होगी J ओमेगा L इज 15.92, कैलकुलेटर। और इसी तरह कैपेसिटर की इंपीडेंस होगी 1/J ओमेगा इज 377 एंड C इज 1326 माइक्रो। अप्रॉक्सीमेटली 6J बनता है ये 6J। XL is J6 and XC -2J। ओके, एक आ गया हमारे पास -J2 और एक आ गया J6।
तो KVL अप्लाई करें अगर हम, बनेगा VR प्लस VL प्लस VC इज इक्वल टू VS और 12√2 एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू VR is, let's say I is flowing through this series circuit, RI plus four plus VL XL is J6 plus J minus J2 into I. 4 into I is VR, J6 into I is VL and minus J2 into I is VC. तो इससे हमारे पास आ जाएगा I will be 12√2 angle 90 divided by 4 plus J4. I क्या बनता है? Three angle 45. I is 3 angle 45, तो VR किसके इक्वल होगा? I into 3 angle 45 12 angle 45 degree. VL will be J6 into 3 angle 45 J2 into 3 angle 45. Minus 90 minus 40. VS is angle 90. अब अगर हम इनको प्लॉट करें, फेजर डायग्राम VS है 12 into √2 एंगल 90. एंगल 90 पे है VS. 12 into √2 क्या बनता है? 12 into √2 16.97 angle 90 and 18, 12, 16. हम रेफरेंस लेते हैं VS को, इसको हम कहते हैं
16.97 इसका मैग्नीट्यूड है और एंगल है 90 डिग्री। VS, दिस इज VS। VS था एंगल 90 और मैग्नीट्यूड 16.97 VS। दूसरा है VR है मैग्नीट्यूड 12 और एंगल 45। 16 से थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे हम और एंगल है 45। दिस इज VR, एंगल है 45 डिग्री और मैग्नीट्यूड है 12। इसी तरह VL इज 18, मैग्नीट्यूड एंड एंगल इज 135 और मैग्नीट्यूड 18। ये थोड़ा सा 16 से बड़ा कर लें। ये है VL, एंगल इसका बनता है 135 डिग्री और मैग्नीट्यूड है 18। इसी तरह BC 6 और -45, मैग्नीट्यूड इसका है 6, 12 से हाफ, एंगल -45। अगर आप VS को आप कंपेयर करें बाकी सब वोल्टेजेस से तो और जो ओवरऑल करंट I है, I इज 3 एंगल 45। अगर I को भी मैं प्लॉट करूं I is, this is I, एंगल 45 है इसलिए VR भी बन रहा है। एंगल I का भी 45 है और मैग्नीट्यूड इसका 3 है इसलिए मैंने कम रखा। अब आप देखें रेजिस्टर के केस में, अब सीरीज में क्योंकि करंट सेम होता है I, और हमने कहा है कि रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। तो आप देख लें ये VR है और ये I है रेजिस्टर का करंट, ये सब इन फेज है। ठीक है, उसी एक्सिस पर करंट प्लॉट हुआ है जिस पर वोल्टेज प्लॉट हुआ है, तो इसका मतलब है ये इन फेज है। दूसरा हमने कहा था कि कैपेसिटर का जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है उससे इंडक्टर का करंट 90 डिग्री लैग करता है। तो अब क्योंकि ये I इंडक्टर का करंट भी है, क्योंकि सर्किट सीरीज है, ये I R का भी करंट है, इंडक्टर का भी है और कैपेसिटर का भी है। तो हम देखते हैं कि इंडक्टर का करंट इसके वोल्टेज V से 90 डिग्री लैग करता है कि नहीं। तो देख लें 45 पे प्लॉट है I और 135 पे प्लॉट है वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। तो दोनों में डिफरेंस कितना बनता है 45 और 135? 90 डिग्री, यानी कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, कैपेसिटर के केस में हमने क्या पढ़ा था? कैपेसिटर के केस में हमने पढ़ा था कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है कैपेसिटर के वोल्टेज से। तो कैपेसिटर के वोल्टेज हमने कहाँ प्लॉट किए हैं? ये है कैपेसिटर के वोल्टेज -45 पे, कैपेसिटर के वोल्टेज हो गए -45 पे और करंट का है +45 पे। इसका मतलब है कि करंट कैपेसिटर से 45 + 45 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो
तो ये फेजर डायग्राम का फ़ायदा है कि हर क्वांटिटी का आपस में कितना फेज डिफरेंस है वो पता चल जाता है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो भी पता चल जाता है। ठीक है, तो इस फेजर डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि जो हमने बात पढ़ी थी रेजिस्टर के केस में करंट वोल्टेज के इन फेज होता है वो भी नज़र आ रहा है। इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है, नज़र आ रहा है, लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रही है। और इन सब का रिलेशन Vs से, Vs से सिर्फ VL लीड कर रही है, बाकी सारी वोल्टेजेस Vs से लैग कर रही हैं। ठीक है, टोटल वोल्टेज से सिर्फ इंडक्टर की वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है, बाकी वोल्टेजेस लैग कर रही है। Vs और VL में फेज डिफरेंस कितना है? 135 माइनस 90। Vs और VR में फेज डिफरेंस कितना है? 90 माइनस 45। VR और VC में फेज डिफरेंस कितना है? 45 माइनस 45, 90 डिग्री नजर आ रहा है। तो फेजर डायग्राम से आपको हर क्वांटिटी अगर आपने प्लॉट कर ली है तो वो दूसरी क्वांटिटी से कितने फेज डिफरेंस पे है ये भी पता चल जाता है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है ये भी पता चल जाता है। तो इसलिए फेजर डायग्राम बहुत हेल्पफुल होती है। ये क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली I1 I2 और V हमने फाइंड करना है, फिर इनकी फेजर डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि आपस में इनका फेज डिफरेंस क्या है। तो नज़र आ रहा है हमें टोटल करंट गिवन है और दो कंपोनेंट्स आपस में पैरेलल में और दोनों की यूनिट ओम है। इसका मतलब है कि हम करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय अप्लाइंग करंट डिवाइडर रूल I1 किसके इक्वल हो जाएगा? इम्पीडेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच इज J4 माइनस J4 डिवाइडेड बाय बोथ 2 माइनस J4 into total current is 4 angle 45। कैलकुलेट, ये हमारे पास आ जाएगा I1। इसी तरह I2 किसके इक्वल हो जाएगा? I2 विल बी अपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बोथ, सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट। और इसी तरह से V हमारे पास हो जाएगा माइनस J4 इंटू I2। Okay, the first one I1 is 3.39 plus 1.13 J. 13 J। Second one I2 Second one is 8 times 4 45. Minus 0.56 0.56 और plus 1.69 प्लस 1.69 J. 1.69 इसको पोलर में भी साथ ही कन्वर्ट करें। Right. 1.78 1.78 with an angle of 108.4. 108.4 प्लस और माइनस plus अच्छा, और ये भी पोलर में कन्वर्ट कर दो 3.39 बात करना 3.57 with an angle of 18.43. angle of 18.43 डिग्री। अब आते हैं V की तरफ। V is minus J4 into I2। I2 is 1.78 108.4।
ये बनता है 6.75 प्लस 2.24 J 2.24 J और पोलर में क्या हो? और 7.12 7.1 with an angle of 18.4. 18.4। ओके, ये हमने यूजिंग करंट डिवाइडर रूल सारी क्वांटिटीज फाइंड कर ली। I1 आया हमारे पास 3.57 18.43 डिग्री, I2 आया एम्पेयर ऑफ कोर्स 1.78 108.4 डिग्री और V हमारे पास आया 7.12 18.4 डिग्री वोल्ट्स। इनको प्लॉट कर लेते हैं with reference to input current and voltage V। तो बारी बारी सबको देखते हैं। I1 is 3.57 and 18.43 degree 18.43 degree and if this is 3.57 this is I1 18.43 degree and magnitude is 3.57। I2 is 1.78 and 108.4। This is I2 108.4 approximately and 1.78 magnitude। V is 7.12 and 18.4, same angle but magnitude 7.1। Input is current is 4 angle 45 है हाफ इसका half और angle 45 और magnitude 4। This is I। अब आप देखें इन सब का रिलेशन। हमें ये पता है वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस और करंट ऑफ रेजिस्टेंस आपस में इन फेज होते हैं। तो करंट ऑफ रेजिस्टेंस I1 है, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस V और I1 देखें दोनों इन फेज हैं, सेम एंगल 18.4। दूसरा हमने पढ़ा था कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री लीड करता है। तो कैपेसिटर के वोल्टेज भी V हैं और करंट I2 है। कैपेसिटर के वोल्टेज V ये हैं और करंट I2 है। आप देख लें 108.4 108 माइनस 18 पूरा 90 डिग्री बनता है। 108 पॉइंट समथिंग था 108.4 108.4 माइनस 18.4 तो 90 डिग्री। तो कैपेसिटर के वोल्टेज से कैपेसिटर का करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, यही हमने पढ़ा। आगे है और इनपुट करंट जो है वो हमारा उसका मैग्नीट्यूड 4 है और एंगल उसका 45। तो I1 इससे लैग कर रहा है और I2 हमारे इनपुट करंट से लीड कर रहा है। तो अगर आप क्वांटिटीज़ को प्लॉट कर लें तो बेसिकली आप बता सकते हैं कि हर क्वांटिटी आपस में कितने फेज डिफरेंस पे एग्जिस्ट कर रही है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होगी अब फेजर डायग्राम। यहाँ तक फेजर डायग्राम तक आपकी असेसमेंट और टॉपिक